प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमारी चर्चा थी कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। समाज में संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों ही प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उसके आधार पर विद्वानों ने ये बताने का प्रयास किया कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो तत्कालीन समाज था, यहाँ जिस प्रकार से स्त्रियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उसके आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने उन सारे पहलुओं को यहाँ छूने का प्रयास किया। परिवार के संबंध में जानकारी प्राप्त की, स्त्रियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, उनके खाद्यान्न, उनके आभूषण, उनके पहनावे आदि के संबंध में हमें जो जानकारी मिली वो उस समय जो खुदाई के दौरान हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई उन वस्तुओं के आधार पर ही हमने ये जानने का प्रयास किया। आज हम सिंधु सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार का था। पशुपालन और कृषि व्यवस्था पर आधारित तथा वाणिज्य और व्यापार, किन किन देशों के साथ में व्यापार होता था, व्यापार आंतरिक और बाह्य किस स्थिति में था, किस प्रकार की यहाँ मोहरें प्रचलित थी या मुद्राएं प्रचलित थी, इनकी जानकारी लेने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। साथ ही धार्मिक स्थिति के बारे में भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक परिवेश था, जो धार्मिक जीवन था, वो किस प्रकार का था। जैसा कि उल्लेखित है कि उत्खनन से प्राप्त जो पुरास्थल जो खोजे गए उनमें खासकर बनवाली हरियाणा के अंदर और कालीबंगा राजस्थान के अंदर, यहाँ से हमें जो यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और उन यज्ञ वेदिकाओं के अंदर जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इस समय की जो धार्मिक स्थिति थी उस स्थिति का यहाँ विद्वानों ने वर्णन किया है। इसकी चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार का था, इसको यहाँ किस प्रकार से यहाँ स्पष्ट किया गया है, इसकी बात करेंगे। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था उन्नत कृषि व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन, पशुपालन, विभिन्न उद्योग धंधों में दक्षता एवं समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है कृषि। सिंधु सभ्यता के पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों का उदय एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि में ही संभव था। अधिकांश नगर सुनियोजित सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ नदी के तटों पर स्थित थे। जलवायु की अनुकूलता, भूमि की उर्वरता एवं सिंचाई की सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न स्थलों पर अनेक फसलें उगाई जाती थी। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? गेहूं के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। इसकी मुख्यतः दो किस्में उगाई जाती थी। एक यहाँ जिक्र किया गया है क्लब गेहूं, दूसरा है लघु आकार का गेहूं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ की दो प्रजातियां मिली हैं। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से भी प्राप्त हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि गेहूं और जौ इस समय इस सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं और जौ के अतिरिक्त वे खजूर, सरसों, तिल, मटर तथा राई से भी परिचित थे। लोथल और रंगपुर में धान अर्थात चावल की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यहाँ से हमें रोपड़ से और लोथल से हमें धान की भुस्सी के जो अवशेष प्राप्त हुए उसके आधार पर यह उल्लेखनीय है कि विश्व के इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती सिंधुवासियों के द्वारा ही प्रारंभ की गई। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में कपास के उत्पादन के अनेक शताब्दियों बाद तक मिस्र इसका उत्पादक नहीं कर सका। सिंधु क्षेत्र में उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए जिस शब्द का यहाँ उन्होंने प्रयोग किया है वो है सिंडन। सिंडन शब्द का उनके द्वारा यह प्रयोग किया गया। सिंधु सभ्यता की उर्वरता का विशेष कारण सिंधु नदी
में संभवतः मानसून के बाद आने वाली बाढ़ थी। नगरों की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की भांति जलोढ़ मिट्टी ढोती थी और इसे बाढ़ के दौरान मैदानों में छोड़ जाती थी। कृषि में उपयुक्त किए जाने वाले उपकरणों के संबंध में बहुत से ऐसे प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में हमें सिंधु संस्कृति के पूर्व के स्तर के जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जिससे प्रतीत होता है कि खेतों में हल चलाए जाते थे। लकड़ी के हल होते थे जो प्राय नष्ट हो गए। बनवाली में सिंधु सभ्यता के स्तर से मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना मिला है, जो इस बात की पुष्टि करता है। एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसा कि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता के जो प्राक सैंधव सभ्यता के जो हमें अवशेष जिन पुरा स्थलों में मिले हैं उनमें मेहरगढ़ का उल्लेख यहाँ मिलता है। संभवतः वहाँ पर ही पहली बार गेहूं के अवशेष मिले और इसी आधार पर यहाँ इस बात को कहा गया कि सिंधु सभ्यता से पूर्व ही लोग गेहूं की खेती करना जानते थे। अब हम बात करें पशुपालन। सिंधु सभ्यता के काल में कौन कौन से पशु पाले जाते थे, इसकी जानकारी हमें खुदाई से मिलने वाले अस्थि अवशेषों और मृदभांडों पर जो चित्रण, मुद्रा अंकन एवं खिलौनों से होती है उससे ज्ञात होता है, जिनमें गाय, बैल, भैंस तथा भेड़ पाले जाने वाले ये प्रमुख पशु थे। उन्हें बकरी तथा सूअर का भी ज्ञान था। हाथी और ऊंट की हड्डियां अत्यंत अल्प मिली हैं, किंतु मोहरों पर इनका अंकन विपुल है। कुत्ते और बिल्ली अन्य पशु हैं जो संभवतः पाले जाते थे। उन्हें हिरण की कई प्रजातियों का ज्ञान था, जैसे सांबर हिरण, चीतल तथा प्रियंकर हिरण। कछुआ एवं मछली भी उनके भोजन के अंग रहे थे। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित थे। लोथल में घोड़े की 3 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से एक बड़ा जबड़ा मिला है, बिल्कुल आधुनिक पालतू घोड़े के जबड़े जैसा है। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। राना गुंडई से भी घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। श्री वाणंकर जी, जो कि पुरातत्ववेत्ता थे, को लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के तट पर हड़प्पा काल के टीलों के उत्खनन में अनेक स्थानों पर घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई और मिट्टी के बने घोड़े के प्रतिरूप बहुत संख्या में प्राप्त हुए। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अश्व से भली भांति परिचित थे। अब हम बात करें कि उद्योग और शिल्प, इस काल के अंदर उद्योग और शिल्प कला किस प्रकार की रही थी, किस प्रकार का उद्योग यहाँ विकसित था। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से तांबा एवं कांसा दोनों धातु के उपकरण मिले हैं, लेकिन प्रयुक्त धातुओं में मिश्रित तांबे का सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया गया। ताम्र और कांसे के सुंदर बर्तन हड़प्पा कालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तांबा और कांसे की ढली हुई वस्तुएं तथा कांस्य मूर्तियां धातु कर्मियों की शिल्प कुशलता का प्रमाण है। तांबे से निर्मित औजारों, अस्त्रों में उस्त्रे, छेनी, चाकू, तीर का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवार आदि प्रमुख हैं। कांसे की वस्तुओं में कई उपकरण जो हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो मिले हैं हमें, उनमें नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति तथा बैल, कुत्ते, पक्षियों की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं, जो कि कांसे से निर्मित थी। सिंधु सभ्यता में स्वर्ण के प्रयोग के
प्रमाण मिले हैं। स्वर्ण धूलि को धोकर या उसका प्रचलन करके स्वर्ण प्राप्त करने की विधि बहुप्रचलित थी। मन को ताबीजों, सुइयों, जड़ाऊ पिन्नों तथा छोटे व्यक्तिगत आभूषणों के निर्माण में स्वर्ण का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। इसका अनुमान चांदी से निर्मित बड़े बर्तनों तथा बहुत सी अन्य वस्तुओं को देखने से लगाया जाता है। इस सभ्यता के लोगों द्वारा सीसा, सुरमा, रूपक का भी प्रयोग किया जाता था, जो अन्य प्रकार की जो धातुएं थी। सिंधु सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी प्रवीण माने जाते हैं। इस सभ्यता के मृदभांड अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं और इनके बर्तनों के कई मुख्य प्रकार अन्य संस्कृतियों में उपलब्ध हैं। मृदभांड मुख्यतः लाल अथवा गुलाबी रंग के थे। अधिकांश मृदभांड बिना चित्रण वाले हैं। चित्रित बर्तनों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और इसमें भी अधिकांश खंडित मिले हैं। अलंकृत बर्तनों पर लाल रंग का चमकदार लेप मिलता है, जिस पर किसी काले रंग के गाढ़े घोल से डिजाइन बनाई जाती थी। डिजाइनों में एक दूसरे को काटते हुए अनेक वृत्त, रेखाएं, फूल, पत्तियां, पशु पक्षी आदि के चित्र मिले हैं। मणिकारी या बहुमूल्य पत्थरों से विभिन्न वस्तुएं बनाने की कला बहुप्रचलित थी। इस कला से संबंधित उत्पादन में शेल खड़ी की बनी मोहरें, मनके तथा विविध आभूषण शामिल हैं। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। मनकों से निर्मित आभूषण सिंधु सभ्यता की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चनहुदड़ो, ये वो स्थान है जहां पर मनके बनाने का कारखाना मिला है पूरा का पूरा। चनहुदड़ो और लोथल में मनका बनाने वाली पूरी कार्यशाला मिली है। मनके सोने, चांदी, तांबे, चीनी मिट्टी, शेल खड़ी, कम कीमती पत्थरों, सीपी, शंख और मिट्टी से बनाए जाते थे। इन मनकों को बड़ी सफाई से काटा और बीधा जाता था और इनके अंदरूनी भाग में अभी भी ओप विद्यमान है, अर्थात चमक विद्यमान है। मोहरे बनाने का शिल्प भी प्रचलित अत्यंत विकसित था। मिट्टी, धातु एवं पत्थर की मूर्तियां बनाने में सिंधुवासी दक्ष शिल्पी रहे थे। लोथल तथा बालाकोट में विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित रहे होंगे। अनेक स्थलों से सूती कपड़े के प्रमाण मिलते हैं। कताई बुनाई में प्रयुक्त होने वाले 2 एवं 3 छेद वाली तुकवे या तकलियां बहुत से घरों में मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति अलंकृत युक्त शॉल ओढ़े हुए, जिससे ज्ञात होता है कि वस्त्रों पर कढ़ाई भी की जाती थी। रंगरेजों की द्वारा इन्हें रंगा भी जाता था, ऐसा भी संकेत मिलता है, यानी कि कपड़ों की रंगाई भी की जाती थी। तो ये कुछ जो इनके उद्योग और शिल्प की जो बात हमने की। अब हम बात करते हैं इनका जो व्यापार एवं वाणिज्य जो था वो किस प्रकार का था। सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना में व्यापार एवं वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादनों का तैयार माल से विभिन्न प्राय नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगवाया जाता था। तांबे का मुख्य स्रोत राजस्थान में खेतड़ी की खानें हुआ करती थी। सोना मैसूर से आता था। चांदी ईरान अथवा अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। इसी प्रकार से कई बहुमूल्य पत्थर भी बाहर से आते थे।
जिनमें नीलम महाराष्ट्र से, संगमरमर राजस्थान से, श्वेतवर्णी स्फटिक एवं इंद्रगोप सौराष्ट्र एवं पश्चिमी भारत से आता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों के साथ व्यापारिक संपर्क होने के पुरातात्विक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से हमें सिंधु सभ्यता की लगभग 2 दर्जन मोहरें मिली हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों की एक बस्ती थी। मेसोपोटामिया की एक पट्टी का अभिलेख में डिलमन, मगन तथा महलवा नामक 3 स्थानों की चर्चा मिलती है जिनके साथ वहां के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। ये इसका एक लिखित प्रमाण है। अधिकांश विद्वान महलवा को भारत मानते हैं। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ विदेशी व्यापार का एक स्पष्ट प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है, जहां एक विशेष प्रकार के गोलाकार बटन जैसी मोहर मिली है। ऐसी ही मोहरें बहरीन द्वीप एवं फारस की खाड़ी के अन्य स्थलों तथा मेसोपोटामिया के नगरों, विशेषतः उर से बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहरीन और फारस की खाड़ी के अन्य स्थल मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के मध्य समुद्रिक व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक केंद्रों का कार्य करते थे। हमारी चर्चा इसी पर जारी रहेगी। थैंक यू।